प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 10 और क्लास 12 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। क्लास 10 में हम गणित विषय में त्रिभुज भाग 5 पढ़ेंगे और हिंदी विषय में जयशंकर प्रसाद भाग 1 और 2 की शुरुआत करेंगे। वहीं क्लास 12 में गणित विषय में सांतत्य तथा अवकलनीयता भाग 7 और 8 पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान विषय में विद्युत धारा भाग 5 पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम रोचक प्रश्नों को भी बनाएंगे और इनके जवाब भी देखेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में ज़रूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? त्रिभुज। त्रिभुज चैप्टर आपकी गणित की किताब का 6ठा अध्याय है और हम आज की वीडियो में इस चैप्टर का पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो पार्ट 5 में हम पाइथागोरस प्रमेय सीखेंगे और इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रमेय एक्चुअली में पाइथागोरस प्रमेय नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए इस प्रमेय की आवश्यकता होगी। तो चलिए इस प्रमेय को देखते हैं, क्या है ये। यदि एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से उसके कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। अर्थ क्या है इसका, चलिए समझते हैं। समकोण त्रिभुज, तो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं एबीसी। इस समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष, तो इसका समकोण वाला शीर्ष कौन सा है? ये। तो समकोण वाले शीर्ष से अगर हम इसके कर्ण पर लंब डालें, तो चलिए लंब डालते हैं। तो ये हमने लंब खींचा है। तो लंब खींचने के बाद क्या होगा, ये लंब इस त्रिभुज को 3 भागों में बांटेगा। पहले तो दाईं साइड और बाईं साइड और एक त्रिभुज एबीसी। तो थ्योरम क्या कहता है कि जो इसके दोनों तरफ त्रिभुज बने हैं, ये त्रिभुज आपस में भी समरूप हैं और ये त्रिभुज पूरे एबीसी त्रिभुज के भी समरूप है। यानी त्रिभुज एडीबी, ये जो त्रिभुज है वो समरूप है त्रिभुज एबीसी के। साथ ही ये पूरा एबीसी त्रिभुज जो है वो समरूप है त्रिभुज बीडीसी के। इसी के साथ जो ये दोनों छोटे त्रिभुज हैं, यानी त्रिभुज एडीबी समरूप है त्रिभुज बीडीसी के। तो ये है इस थ्योरम का अर्थ, जिसको आप आगे प्रयोग करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ये सारे ही त्रिभुज कोण कोण समरूपता कसौटी से सिद्ध हो जाएंगे। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है कि आप इसको खुद से सिद्ध करें। अगला थ्योरम देखते हैं, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये है क्या, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी एक त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, इसमें जो कर्ण है उसका स्क्वायर यानी वर्ग बाकी 2 भुजाएं कौन सी होती हैं? आधार तथा लंब, इनके वर्गों के योग के बराबर होगा। चलिए सिद्ध करते हैं। स्टेप वाइज करेंगे। 2 थ्योरम हमने कर लिया है और आपको स्टेप्स याद हो गए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं दिया क्या है। तो हमें एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया है। तो ये ले लेते हैं एक एबीसी समकोण त्रिभुज जो कि कोण बी पर समकोण है, यानी इसका कोण बी 90 डिग्री का है। सिद्ध क्या करना है हमें, हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है प्रमेय का, सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है हमें AC का वर्ग बराबर
AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। यहाँ AC इस त्रिभुज का कर्ण है और AB और BC बाकी दो भुजाएं हैं। अब तीसरा स्टेप क्या होता है? रचना। तो रचना क्या करेंगे हम? रचना करेंगे BD लंब खींचेंगे AC पर। तो ये हमने BD एक लंब खींचा है AC पर। अब चलिए सिद्ध करते हैं इसको। त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC के। क्यों? क्योंकि प्रमेय 7 में हमने ये देखा कि ये त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। अब अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो हम लिख सकते हैं AD बटे AB बराबर AB बटे AC के। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसी प्रकार अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा AD गुने में AC बराबर AB का वर्ग। इसको देते हैं समीकरण 1 नाम। अब दूसरा त्रिभुज अगर देखें तो त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। फिर से क्यों? प्रमेय 7 का प्रयोग करके। अब यहां पर भी CD बटे BC बराबर होगा BC बटे AC के। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें प्राप्त होगा CD गुने में AC बराबर BC का वर्ग। इसको देते हैं समीकरण 2 का नाम। अब हम क्या करेंगे? अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो जोड़िए इसको। इसे हमें प्राप्त होगा AD गुने में AC जमा CD गुने में AC बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। अब आप अगर बाईं ओर ध्यान से देखें तो आपको AC दोनों पदों में उभयनिष्ठ दिख रहा होगा। तो इस उभयनिष्ठ AC को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो इससे हमें मिलेगा AC ब्रैकेट में AD जमा CD बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। अब AD जमा CD क्या होगा? तो आप चित्र में देखिए कि AD को अगर हम CD से जोड़े तो क्या मिलेगा? ये आएगा AC के बराबर। तो अब हमारे पास आया AC गुने में AC बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। और AC गुने AC क्या होता है? AC का वर्ग। तो यहां से हमें प्राप्त हुआ AC वर्ग बराबर AB वर्ग जमा BC वर्ग। यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा शीर्ष लंब का वर्ग, जहां पे AC कर्ण है और AB और BC आधार तथा शीर्ष लंब है। तो इसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसको इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं और शॉर्ट में हम इसको PGT कहते हैं। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं जहां पे हमें इस थ्योरम का प्रयोग करना है। तो उदाहरण है, यदि AD लंब है BC पर, एक त्रिभुज ABC लीजिए जिसमें AD लंब होगा BC पर, तो सिद्ध कीजिए AB वर्ग जमा CD वर्ग बराबर है BD वर्ग जमा AC वर्ग के। तो त्रिभुज ADC से हमें प्राप्त होता है AC वर्ग बराबर AD वर्ग जमा CD वर्ग। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि त्रिभुज ADC एक समकोण त्रिभुज है। इसी प्रकार त्रिभुज ADB से हमें प्राप्त होता है AB वर्ग बराबर AD वर्ग जमा BD वर्ग के। फिर से हमने यहाँ पर ADB में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया है। इस प्रकार हमें दो समीकरण प्राप्त हुए हैं। अब हम क्या करेंगे? हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो घटाने पे हमें मिलेगा AB वर्ग घटा AC वर्ग बराबर में AD वर्ग जमा BD वर्ग घटा AD वर्ग घटा CD वर्ग। अब आप इसको हल कीजिए। यहाँ पे कुछ संख्या एक जैसी दिख रही है, जैसे AD और AD वर्ग घटा AD वर्ग, ये घट करके 0 के बराबर आ जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? AB वर्ग घटा CD वर्ग बराबर BD वर्ग घटा CD वर्ग। अब जो घटा वाले टर्म्स हैं, पद हैं, उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि ये जमा में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें मिलेगा AB वर्ग जमा CD वर्ग बराबर AC वर्ग जमा
BD वर्ग। तो यही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में। अब देखते हैं प्रमेय 9। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। एक बार इस स्टेटमेंट को आप लोग पढ़िए और देखिए कि आपको क्या समझ में आता है। क्या हमने ऐसा सा स्टेटमेंट पहले पढ़ा है? जी हाँ, पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा सा ही था, बस थोड़ा सा उल्टा था। वहां क्या था? वहां हमें समकोण त्रिभुज दिया हुआ था और उसका कंक्लूजन ये निकलता था कि एक भुजा का वर्ग बराबर होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के। यहाँ कुछ उल्टा लिखा हुआ है, इसीलिए इस थ्योरम को हम पाइथागोरस प्रमेय का कन्वर्स या फिर विलोम कहते हैं। चलिए समझते हैं इसको। एक त्रिभुज ABC दिया है और ABC में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है और वो एक भुजा कौन सी है? AC। AC का वर्ग बराबर है AB के वर्ग जमा BC के वर्ग के और AC क्या है यहाँ पे? कर्ण। इस प्रकार हमें मिलता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार के वर्ग जमा शीर्ष लंब के वर्ग के। तो AC भुजा के सम्मुख कोण, पहली भुजा का सम्मुख कोण जो है वो समकोण होता है। तो पहली भुजा कौन सी है यहाँ पर? AC। तो AC के सम्मुख कोण कौन सा है? B। तो कोण B जो है वो क्या होगा? समकोण, यानी 90 डिग्री का। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, जिसका भी प्रयोग हम प्रश्नों को हल करते टाइम पे करते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा पाइथागोरस प्रमेय तथा इसका विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का निष्कर्ष जो निकलता था वो क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा शीर्ष लंब के वर्ग। हमारी अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हमारी छठी वीडियो होगी, जिसमें हम पहली 5 वीडियो में जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के चौथे पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आत्मकथ्य। इस वीडियो में आज हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, आइए सबसे पहले इसको जानते हैं। इस वीडियो में आज हम सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के बारे में जानेंगे कि जयशंकर प्रसाद कौन है, जयशंकर प्रसाद किस प्रकार की रचनाएं लिखते हैं इत्यादि। साथ ही हम इस पाठ से जुड़े यानी इस कविता से जुड़े कुछ प्रसंगों का वर्णन करेंगे, यानी कुछ ऐसे तत्वों का वर्णन करेंगे जिसने कवि को यह कविता लिखने के लिए प्रेरित किया, और साथ ही हम ऐसी घटनाओं का वर्णन करेंगे जिसने इस कविता को प्रभावित भी किया। इसके बाद हम इस कविता का काव्य पाठ करेंगे, यानी इस कविता को पढ़ेंगे, जिससे यह कविता हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, इसे समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर देखिए, आपको एक व्यक्ति का चित्र दिखाई दे रहा है। क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? बिल्कुल सही, ये हैं हिंदी के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद। साथ ही यह हिंदी के छायावाद के प्रवर्तक कवि भी हैं, यानी छायावाद के पहले कवि। छायावाद के कवि अपने भावों को और व्यक्ति के भावों को बहुत ही महत्व देते हैं, इसलिए इनकी कविता में एक व्यक्ति के भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी कविताओं में हमें संस्कृत, हिंदी और फारसी का प्रयोग भी मिलता है, क्योंकि विद्यार्थियों इन्होंने स्वयं प्रयास पूर्वक हिंदी और फारसी का अध्ययन किया और संस्कृत सीखी। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में झरना, आंसू, लहर,
कामायनी और चित्रधार हैं। कामायनी तो इतनी प्रसिद्ध है कि इस पर कई आलोचनाएं, कई निबंध, कई लेख और कई किताबें छप चुकी हैं। इनकी रचनाओं में हमें छंद मुक्त प्रवृत्ति मिलती है। इससे पहले जो हम सूरदास, तुलसीदास और देव के बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी कविताओं में हमें छंद के नियम मिलते हैं, किंतु इनकी कविता में नहीं मिलते। इनकी कविता में आत्म अभिव्यक्ति भी मिलती है, यानी एक व्यक्ति के विशेष भाव भी मिलते हैं, इनके स्वयं के भाव भी मिलते हैं, और साथ ही इनकी कविताओं में साहित्यिक भाषा यानी बहुत ही अनुशासित भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। आइए विद्यार्थियों, अब हम कविता के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है आत्मकथ्य। आत्मकथा का अर्थ होता है अपनी कहानी, किसी विशेष व्यक्ति की अपनी कहानी। उस समय की बात है, प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक थे और उन्होंने हंस पत्रिका में विशेष व्यक्तियों की आत्मकथा छापने का निर्णय लिया। इस पर जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए कहा, किंतु उन्होंने आत्मकथा लिखने से मना कर दिया। जयशंकर प्रसाद आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते, इसका वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। और अपने मित्रों को समझाने के लिए उत्तर के रूप में उन्होंने यह कविता लिखी, जिसका नाम है आत्मकथ्य और जिसे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद इस कविता को 1932 में हंस पत्रिका में प्रकाशित किया गया। यह वही विशेष अंक था जिसमें सभी विशेष व्यक्तियों की आत्मकथा छपने वाली थी। आइए विद्यार्थियों, जिस कविता की बात हम कर चुके हैं या जिस कविता का वर्णन हम कर चुके हैं, जिस कविता के बारे में हम इतना जान चुके हैं, उस कविता को एक बार पढ़कर देखते हैं कि उस कविता में ऐसा विशेष क्या है। आइए शुरू करते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे है गागर बीती। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम खाली करने वाले, अपने को समझो मेरी रसले अपने भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथ की पंथा की, सीवन को उधेड़कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। विद्यार्थियों, आशा है कि आपने इस कविता में एक आनंद अनुभूति की होगी। कवि का अपना दुख कवि ने इस कविता में प्रस्तुत किया है। इसके अर्थ को हम अगले वीडियो में जानेंगे। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या कुछ जाना। आज की इस वीडियो में हमने यह जाना कि जयशंकर प्रसाद कौन थे। हमने कविता के प्रसंग को जाना, यानी कविता की बातों को जाना, कविता से जुड़े तत्वों को जाना, तथ्य को जाना, और इस कविता का काव्य पाठ भी सीखा कि किस तरीके से किसी कविता का काव्य पाठ किया जाता है। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखें तो आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, जयशंकर प्रसाद कौन थे। घर पर जाकर आप इस पाठ को पढ़ेंगे और इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आइए देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम इस पूरी कविता का अर्थ जानने वाले हैं। इसीलिए विद्यार्थियों, आपको घर से यह कविता पढ़कर आनी है, जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक
क्षितिज भाग 2 के पृष्ठ संख्या 28 पर दी गई है। इसको और सरल बनाते हैं। स्क्रीन पर देखिए, जिस काव्यांश पर लाल रंग से चिन्हित किया गया है, घर से आपको वह कविता पढ़कर आनी है, यानी पंक्ति संख्या 1 से 6, जो कि पृष्ठ संख्या 28 पर है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आत्मकथ्य नामक कविता की पहली 6 पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। मुझे उम्मीद है आप ये कविता घर से पढ़कर आए होंगे। यदि अभी तक आपने इस कविता को नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और घर जाकर इस कविता को जरूर पढ़ लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम कविता से जुड़े हुए कुछ प्रसंगों का वर्णन करेंगे, यानी तथ्यों का वर्णन करेंगे, जिससे हमें कविता का अर्थ जानने में बहुत ही आसानी होगी। साथ ही हम पहली 6 पंक्तियों का अर्थ भी जानेंगे, जैसा हम शुरुआत में ही कह चुके हैं। आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि कवि अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। विद्यार्थियों, क्या आपके मन में प्रश्न नहीं उठता कि कवि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता? कवि आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहता क्योंकि कवि को उसका जीवन बहुत ही दुखमय लगता है, जिससे कोई आशा नहीं मिलेगी, निराशा ही मिलेगी। इसलिए वह इसे लिखने से बचना चाहता है। साथ ही वह क्षणभंगुर जीवन को अच्छी तरह जानता है, जो तुरंत खत्म हो जाने वाला है, जिसके लिए कवि अधिक प्रयास नहीं करना चाहता। अपने भावों को पुष्ट करने के लिए और प्रमाणित करने के लिए कवि ने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। इस काव्यांश में कवि ने आत्मकथा की निरार्थकता स्पष्ट की है, यानी आत्मकथा की निरार्थकता पर बल दिया है। आइए विद्यार्थियों, अब हम कविता का अर्थ जानते हैं। कविता है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। विद्यार्थियों, यहां पर मधुप का अर्थ है भौरा और घनी का अर्थ है अधिक मात्रा में, निरंतर। अब आप देखेंगे कि मधुप का मतलब तो भौरा है, तो भौरा गुनगुना कर अपनी कहानी कैसे कह सकता है? दरअसल यहां भौरा जो है वह उन लोगों को कवि ने कहा है जो कि अपनी आत्मकथा लिखने के लिए बहुत ही ललायित रहते हैं और जब तक अपने जीवन से जुड़ी हुई बातों के बारे में लिखते रहते हैं और कहते रहते हैं। वे कहते हैं कि भौरे की तरह वे लोग अपने जीवन की कहानी बताते रहते हैं। अगली पंक्ति है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। यहां पर पत्तियां का अर्थ है कहानियां। आज इस धरती पर आप देखते होंगे कितने ही लोगों का जन्म होता है और कितनी ही लोगों की मृत्यु हो जाती है, कितने ही लोगों की आत्मकथा समाप्त हो जाती है, और उस आत्मकथा को कोई भी लिखने वाला नहीं है। हर एक आत्मकथा लिखी नहीं जाती। तो कवि ये कह रहा है कि आज इस धरती पर इतने जीवन समाप्त हो रहे हैं, आवश्यक नहीं कि हर एक जीवन से कुछ सीखने को मिले। इसीलिए कवि आत्मकथा लिखने से बच रहा है। आगे कवि कहता है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। यहां अनंत नीलिमा का अर्थ है विस्तृत आकाश, यानी अंतहीन सीमा, और इस अंतहीन सीमा में जीवन के असंख्य इतिहास भरे पड़े हैं और यह लोग करते रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। व्यंग मलिन का अर्थ होता है खराब ढंग से निंदा करना, निंदा यानी बुराई करना, और उपहास का अर्थ होता है मजाक उड़ाना। तो कवि यहां ये कह रहा है कि इस अंतहीन संसार में, जिसका कभी अंत नहीं होता और ये बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है, इसमें असंख्य लोगों के जीवन का इतिहास है, यानी बहुत से लोगों की कहानियां हैं, और ये लोग जो भौरे की तरह अपने जीवन की कहानियां लिखते हैं, आत्मकथा लिखते हैं, यह लोग अपना मजाक उड़वाते रहते हैं,
अपनी निंदा करवाते रहते हैं लोगों से, क्योंकि लोग जब उनके जीवन के बारे में जानते हैं, उनके जीवन से जुड़ी अच्छी और बुरी बातों को जानते हैं, तो वह उनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि जीवन में दुख जो है वह स्थिर है और जो सुख है वह कभी आता जाता रहता है, और दुख का वर्णन कवि जो है वह नहीं करना चाहता, दुखी नहीं होना चाहता, इसीलिए वह आत्मकथ्य लिखने से बचना चाहता है। आगे वह कहता है, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे है गागर रीति। यहां पर दुर्बलता का अर्थ है परेशानी, कमजोरी, और गागर रीति का अर्थ है खाली घड़ा। क्योंकि यहां पर प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए खाली घड़े का अर्थ यहां पर भावहीन मन है। कवि कहता है कि जब तुम यह जान चुके हो कि इस जीवन में बहुत से दुख और सुख आते जाते रहते हैं और लोग उन्हें कहकर अपना मजाक उड़ाते रहते हैं, तब भी तुम कहते हो कि मैं अपनी परेशानियों और मजबूरियां लिखकर सबको बता दूं, और अगर मैं लिख भी दूं तो तुम सुनकर क्या पाओगे? तुम मात्र एक भावहीन हृदय देखोगे जिसमें भाव ही नहीं है, जिसमें सुख ही नहीं है। यानी कवि यहां पर अपने जीवन के दुखों का वर्णन कर रहा है, को संकेत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। वे कह रहा है कि मेरे जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं है, अगर मैं लिखूं भी तो तुम इसे सुनकर क्या पाओगे, तुम्हें क्या मिलेगा। आइए देखते हैं हमने इस 6 पंक्तियों में क्या कुछ सीखा। हमने जाना कि कवि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता। साथ ही हमने यह भी जाना कि लोग आत्मकथा पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यानी लोग आत्मकथा को किस नजरिए से देखते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं या निंदा करते हैं, यह हमने देखा। साथ ही कवि के नजरिए से हमने जाना कि आत्मकथा कितनी सार्थक होती है, यानी आत्मकथा का कितना महत्व होता है। विद्यार्थियों, घर जाकर जब आप इस कविता के इस अंश को पढ़ेंगे तो आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करना। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आप एक एक अनुच्छेद जरूर लिखिए। अगली वीडियो में हम शेष कविता का अध्ययन करेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से प्रश्न संख्या 28 पर शेष कविता पढ़कर आएंगे। स्क्रीन पर आपको कविता का कुछ अंश एक लाल रंग के डिब्बे में दिखाई दे रहा होगा, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक पर प्रश्न संख्या 28 पर है, जिसे आप पढ़कर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ सांतत्य तथा अवकलनीयता का भाग 7। पिछले वीडियोस में हमने सीखा सांतत्य क्या होता है, अवकलनीयता क्या होता है और इनके बीच में संबंध किस प्रकार से परिभाषित है। साथ ही हमने जाना विभिन्न प्रकारों के फलनों के अवकलज को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। तो चलिए शुरू करते हैं। दो चर राशियों x तथा y के बीच x बराबर ft, y बराबर gt फलन इस प्रकार से परिभाषित है। तो इनके रूप में व्यक्त संबंध को प्राचलिक रूप में व्यक्त संबंध कहते हैं, जहां t एक प्राचल है। इस रूप के फलनों के अवकलज ज्ञात करने हेतु हमें श्रृंखला नियम का उपयोग करना होगा, जो कि इस प्रकार परिभाषित है। dy बटे dt बराबर dy बाई dx गुना dx बाई dt। पहले हमने जितने भी फलनों का अवकलज ज्ञात किया उसमें स्थिति क्या होती थी, जैसे dy बटे dt दे रखा है तो होता था कि नीचे तो y नहीं है। अब यदि y t के रूप में परिभाषित एक फलन नहीं है और x के रूप में परिभाषित फलन है, तब आप dx से गुना कर देते थे और भाग कर देते थे, जिससे श्रृंखला नियम बन जाता था। लेकिन अब यहाँ स्थिति ऐसी है कि y एक फलन है, t के रूप में परिभाषित है, और x जो फलन है वो भी t के रूप में परिभाषित है। तो इसको आप इस प्रकार से करेंगे।
dy बटे dt बटे dx बटे dt। यहाँ पर एक स्थिति भी दी गई है कि dx बटे dt का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो dy बटे dt का जो अस्तित्व है वह ही मिट जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे हमें ये पता चला कि dy बटे dx होता है g डैश t बटे f डैश t। कैसे? क्योंकि y बराबर था gt के। अब dy बाय dt क्या होगा? g डैश t, और x बराबर था ft के, तो dx बाय dt हो गया f डैश t। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि dy बाय dt बराबर है g डैश t के और dx बाय dt बराबर है f डैश t के, जिसका मान जो है कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता। आइए आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा गया है यदि x बराबर है a cos थीटा के और y बराबर है a sin थीटा के, तो dy बटे dx हमें ज्ञात करना है। पहले हमने जो फलन देखे थे x बराबर ft, y बराबर gt, वो प्राचल t के लिए परिभाषित थे। यहाँ पर प्राचल थीटा है। तो आइए इस उदाहरण को हल करते हैं। सबसे पहले x बराबर है a cos थीटा और y बराबर है a sin थीटा, जहां पर a एक अचर पद है और cos थीटा sin थीटा जो है वो फलन है। तो जब आप dx बटे d थीटा निकालेंगे तो आपको मिलेगा माइनस a sin थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि a अचर पद होने के कारण वैसा का वैसा ही हो जाएगा और cos थीटा का अवकलज होता है माइनस sin थीटा, तो ये हो गया माइनस a sin थीटा। उसी प्रकार जब आप y बराबर a sin थीटा का अवकलज ज्ञात करेंगे तो dy बटे d थीटा हो जाएगा a cos थीटा। a अचर पद होने के कारण वैसे का वैसे ही लिख लेंगे और sin थीटा अवकलज होता है cos थीटा। अब जब आप dy बटे dx निकालेंगे तो वो किस प्रकार से लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा इस प्रकार से कि dy बटे d थीटा भाग दिया जा रहा है dx बटे d थीटा से। तो dy बटे d थीटा का मान हुआ a cos थीटा और dx बटे d थीटा का मान हुआ माइनस a sin थीटा। तो a और a आपस में कट जाएंगे और cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है? आपने अपनी 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, ये होता है cot थीटा। लेकिन क्योंकि आगे ऋणात्मक चिन्ह है तो हम इसको कहेंगे माइनस cot थीटा। तो ये उदाहरण तो हल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में कहा है यदि x बराबर है a गुना ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर है a ब्रैकेट में गुना हो रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, तो हमें dy बाय dx निकालना है। यहाँ पर भी जो प्राचल है वो थीटा है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले dx बाय d थीटा निकालते हैं। a अचर पद होने के कारण बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी भी फलन का थीटा के सापेक्ष में अवकलज कब प्राप्त कर पाएंगे? जब वहां पर थीटा हो। तो आगे जब हम इसको हल करेंगे तो ये होगा dx बाय d थीटा बराबर a वैसे का वैसे ही रहेगा और d बाय d थीटा ऑफ थीटा जब आपने किया तो आ गया 1 और साइन थीटा अवकलज आ गया cos थीटा। तो dx बाय d थीटा हो गया a गुना 1 जमा cos थीटा। ठीक उसी प्रकार आप dy बाय d थीटा निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा dy बाय d थीटा बराबर हुआ a sin थीटा के। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपने देखा कि 1 माइनस cos थीटा था तो cos थीटा का अवकलज होता है माइनस sin थीटा, माइनस आगे लग गया हो गया प्लस sin थीटा। लेकिन एक में तो थीटा का अवकलज है नहीं, एक अचर पद है, उसका अवकलज संभव नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और dy बटे dx निकालते हैं। अब dy बटे dx होता है dy बटे d थीटा भाग दिया जाएगा dx बटे d थीटा से। तो आपने जो dy बटे d थीटा निकाला उसका मान था a sin थीटा और dx बाय d थीटा का मान था a गुना में 1 जमा cos थीटा। तो यहाँ आप क्या करेंगे? a से a कट जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा sin थीटा बटे में 1 जमा cos थीटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ गया है sin थीटा बटे
1 प्लस कॉस थीटा। आप सभी ने कक्षा 11वीं में कुछ सूत्र पढ़े होंगे, जिसमें से एक ये था, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अब इसके क्रम में मैं थोड़ा सा परिवर्तन करती हूँ। ये जो -1 था उसको मैं ले आई बाईं ओर, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, cos 2 थीटा प्लस 1 बराबर हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बाएं पक्ष में जो कोण है वो है 2 थीटा और दाएं पक्ष में जो कोण है वो है थीटा। यानी इस सूत्र में जो cos 2 थीटा है जमा 1, वहां पर जो बाईं ओर है वो जो भी कोण होगा दाईं ओर आके आधा हो जाएगा। जैसे कि यदि मैं लिखूं cos थीटा प्लस 1, तो बाईं ओर क्या है, कोण थीटा है, उसका आधा हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब आप सोचे होंगे इसका उपयोग होगा कहाँ। ध्यान से देखिए, आपके सामने जो भिन्न दे रखा है उसके हर में है 1 प्लस कॉस थीटा, वहां पर हम ये मान डालेंगे। आइए एक और सूत्र देखते हैं। हमने पढ़ा था sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां पर भी ठीक वही हो रहा है। बाएं पक्ष में कोण 2 थीटा है और दाएं पक्ष में थीटा, यानी कोण जो है वो आधा हो रहा है। तो अगर मैं साइन थीटा ले लूं तो वहां पर दाईं ओर क्या होगा, कोण थीटा बाय 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों मान हमने निकाले हैं इसको अपने भिन्न में डालेंगे। साइन थीटा की जगह हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 और नीचे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, जिसको यदि मैं थोड़ा सा खोल के लिखूं तो ऊपर आएगा 2 sin थीटा बाय 2 गुना cos थीटा बाय 2 और नीचे आएगा 2 cos थीटा बाय 2 गुना cos थीटा बाय 2। कुछ नहीं किया, बस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 को खोल दिया है। अब ये cos थीटा से cos थीटा बाय 2 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो हमको मिलेगा tan थीटा बाय 2। क्यों? क्योंकि sin थीटा बाय 2 को जब भाग दिया जाएगा cos थीटा बाय 2 से तो ये हो जाता है tan थीटा बाय 2। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। घर जाइए, आपके पाठ 5 पे इस पर संबंधित जितने भी प्रश्न दिए हैं सबका निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में आप क्या देखेंगे। अगली वीडियो में आप जानेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सांतत्य तथा अवकलनीयता का भाग 8। पिछले वीडियोस में हमने सीखा अवकलनीयता होता क्या है और विभिन्न प्रकार के जो फलन होते हैं उनके अवकलजों को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। साथ ही हमने जाना श्रृंखला नियम के बारे में। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज। अब अवकलज क्या होता है ये तो हम जानते हैं। चलिए देखते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज कैसे निकालते हैं। मान लीजिए y बराबर fx एक फलन है, तो जब इसका अवकलज ज्ञात करते हैं dy बटे dx तो वो होता है f डैश x। लेकिन तब क्या होगा जब f डैश x भी अवकलनीय हो। तब
d बटे dx निकाला जाएगा dy बटे dx का, जो कि कहलाएगा द्वितीय कोटि का अवकलज। यानी ये जो d बटे dx dy बटे dx का निकालेंगे आप, इसको आप लिखेंगे d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर के, जो कि बराबर होगा f डबल डैश x के, जिसको हम कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। तो किसी फलन का जब आप एक बार अवकलन करते हैं तो f के ऊपर डैश लगाते हैं, और यदि आप उसका 2 बार अवकलन करेंगे तो 2 डैश आते हैं, यानी f डबल डैश x। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा गया है यदि y बराबर x क्यूब जमा 2x है तो d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर ज्ञात कीजिए। यानी सीधे सीधे कहा गया है कि द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं y बराबर है x क्यूब जमा 2x। अब जब आपने इसका अवकलज ज्ञात किया dy बटे dx, हाँ, जब आप एक बार अवकलज करते हैं तो आप उसको प्रथम कोटि का अवकलज भी कह सकते हैं। तो x क्यूब का जब x के सापेक्ष अवकलन हुआ तो वो हुआ 3x स्क्वायर, और 2x का जब x के सापेक्ष अवकलन हुआ तो बचा 2। अब आप यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर जमा 2 ये आया है। साफ साफ आप देख सकते हैं कि x का अस्तित्व अभी भी है, यानी f डैश x जो है वो अवकलनीय है। तो अब हम इसका द्वितीय कोटि का अवकलज निकालेंगे, यानी दोबारा से अवकलन करेंगे। तो 3x स्क्वायर जमा 2, इसका जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 6x। क्यों? क्योंकि 3x स्क्वायर तो 6x हो जाएगा अवकलज करने पर, और जो 2 है उसमें तो x है ही नहीं। और किसी भी अचर पद का जब आप अवकलन करते हैं तो आपको उत्तर में 0 प्राप्त होता है, यानी d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर बराबर हुआ 6x के। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं। कहा गया है यदि y बराबर x क्यूब जमा 10x है तो d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे फलन आप लिख लेंगे y बराबर x क्यूब जमा 10x। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो पहली बार में आपको प्राप्त होगा 3x स्क्वायर, जो कि x क्यूब का x के सापेक्ष अवकलन करने पर आया है, और जब आप 10x का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो आपको sec स्क्वायर x मिलता है, यानी dy बटे dx बराबर हो गया 3x स्क्वायर जमा sec स्क्वायर x के। अब परिणाम में जो आपको मिला उन दोनों में ही x का अस्तित्व है, यानी f डैश x जो है वो अवकलनीय है। तो हम इसका द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करेंगे, यानी 3x स्क्वायर जमा sec स्क्वायर x का अवकलज निकालेंगे। इसको हल करने पर आपको मिलेगा 6x, जो कि 3x स्क्वायर का अवकलज x के सापेक्ष करने पर आया है, और sec स्क्वायर x का जब आप यहाँ पर अवकलज करेंगे तो गुणनफल नियम का प्रयोग करते हुए आपको प्राप्त होगा 2 sec x इंटू sec x इंटू tan x। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा गया है यदि y बराबर a sin x जमा b cos x है तो सिद्ध कीजिए कि d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर जमा y बराबर 0 है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हम देखेंगे कि dy बटे dx आ गया a cos x माइनस b sin x। क्यों? क्योंकि sin x का अवकलन करने पर cos x आता है और cos x का अवकलन करने पर माइनस sin x। अब आपने देखा कि दोनों में ही x का अस्तित्व है, यानी इसका द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना संभव है, क्योंकि f डैश x जो है वो अवकलनीय है। तो जब आप a cos x माइनस b sin x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा माइनस a sin x और माइनस b cos x। कैसे? cos x का अवकलन किया तो माइनस sin x आ गया, और sin x का अवकलन किया तो cos x आ गया। इसको हम माइनस y भी लिख सकते हैं। ऐसा कैसे? आइए देखते हैं। d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर आया है माइनस a sin x माइनस b cos x। दोनों में से अगर माइनस उभयनिष्ठ या फिर कॉमन लेके बाहर निकाल दिया जाए तो ये हो जाएगा a sin x प्लस b cos x।
जो कि हमारा y है। तो ये हो गया -y, यानी d2y बटे dx² बराबर हो गया -y के। तो जब आप इस दाएं ओर लिखे -y को बाईं ओर लेके जाएंगे तो वो होगा d2y बटे dx² जमा y बराबर 0। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये उदाहरण हमारा यहीं समाप्त हुआ और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी यहीं समाप्त हुई। चलिए संक्षेप में देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा द्वितीय कोटि का अवकलज किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। घर जाइए, इससे संबंधित जितने प्रश्न आपके पाठ 5 में गणित की किताब में दे रखे हैं उन सभी को हल कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे तीसरे अध्याय विद्युत धारा का 5वां भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे विद्युत सेल का संयोजन और किरचॉफ के नियम। तो आइए इस भाग को शुरू करते हैं। पहले विषय विद्युत सेल के संयोजन से। दोस्तों, जब दो या दो से अधिक सेल को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो उनके संयोजन को एक बैटरी कहा जाता है। अब अगर हम किसी परिपथ के लिए सेल के लिए उपयोग होने वाले चिन्हों को देखें और उन्हें एक दूसरे से संयोजित कर दें तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे और संयोजन के बाद इन्हें कुछ ऐसे भी दिखाया जा सकता है। अब यदि हम संयोजन के तरीकों पर विचार करें तो किसी परिपथ में विद्युत सेलों को दो तरीकों से संयोजित किया जा सकता है, जिन्हें कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन, जो कुछ इस प्रकार से होता है, और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। आइए इसमें सबसे पहले समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन को। दोस्तों, इस प्रकार के संयोजन में सेल एक दूसरे से श्रेणी यानी लगातार एक के बाद एक सिरे से जुड़े होते हैं, जैसा कि आप यहाँ इस चित्र में देख भी सकते हैं। इस प्रकार के संयोजन में यदि आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि सभी सेल के आंतरिक प्रतिरोध एक दूसरे से श्रेणी में जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से यदि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध देखा जाए तो वह होगा RT बराबर बाह्य प्रतिरोध R जमा आंतरिक प्रतिरोध R जमा R जमा R, यानी RT बराबर होगा बाह्य प्रतिरोध R जमा 3 गुना आंतरिक प्रतिरोध R के। जबकि सेल के श्रेणी में जुड़े होने के कारण सभी विभव को मिलाकर परिपथ का कुल विभव V होगा 3E। अब ओम के नियम की सहायता से हम लिख सकते हैं कि V बराबर होगा I गुणा RT के, तथा इस समीकरण में V और RT का मान रखें तो समीकरण आती है 3E बराबर I ब्रैकेट R जमा 3R के, जिससे I आता है 3E बटे R जमा 3R। यानी यदि अगर हमें n सेलों को श्रेणी में जोड़ना है तो उस स्थिति में I यानी परिपथ में कुल धारा आएगी NE बटे R जमा NR के। आइए अब बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। इस प्रकार के संयोजन में
सेल एक दूसरे से समांतर यानी ऊपर नीचे जुड़े होते हैं, जिसके कारण इनके आंतरिक प्रतिरोध भी समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं। यानी कि इस परिपथ के लिए कुल प्रतिरोध RT होगा 1/RT बराबर 1/ आंतरिक प्रतिरोध R जमा 1/R जमा 1/R, या RT को लिखा जा सकता है R/3। इसके अतिरिक्त यह आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से श्रेणी में संयोजित है, जिसके कारण परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा R जमा R/3, जबकि समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण कुल विभव V होगा किसी भी एक सेल के EMF यानी E के बराबर। अब ठीक पहले की ही तरह ओम के नियम का उपयोग कर यानी V बराबर I गुणा RT हम लिख सकते हैं कि E बराबर होगा I ब्रैकेट बाह्य प्रतिरोध R जमा आंतरिक प्रतिरोध R/3 के, जिससे परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा I आती है E/R जमा R/3। अब यदि इसी प्रकार N सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उस स्थिति में परिपथ की कुल धारा I होगी E/R जमा R/N। आइए अब समझते हैं हमारा आज का दूसरा विषय, किरचॉफ के नियम। दोस्तों, किरचॉफ के विद्युत धारा पर कुल 2 नियम हैं, जिनमें से पहला नियम कहलाता है किरचॉफ का संधि नियम। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर संधि से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। अब इसे समझने के लिए हम यहाँ मान लेते हैं कि कोई 5 शाखाएं आपस में आकर बिंदु O पर संधि बनाती हैं। इस संधि पर किसी एक शाखा से I1, दूसरी से I2 तथा तीसरी से I3 धारा संधि की ओर प्रवाहित होती है, जबकि चौथी शाखा से I4 और पांचवी से I5 संधि से बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं। अब किरचॉफ नियम के अनुसार प्रवेश करने वाली धाराओं का योग निकलने वाली धारा के योग के बराबर होगा, यानी I1 जमा I2 जमा I3 बराबर होगा I4 जमा I5 के। यानी इसे लिखा जा सकता है कि I1 जमा I2 जमा I3 घटा I4 घटा I5 बराबर होगा 0 के। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम, यानी किरचॉफ का पाश नियम या किरचॉफ का लूप नियम। इस नियम के अनुसार प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पाश के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग 0 होता है। जैसे यहाँ इस परिपथ में कुल 4 विभव हैं, एक बैटरी के कारण जो V4 है और बाकी 3 परिपथ में उपस्थित प्रतिरोधों के कारण जो बैटरी के विभव के विपरीत हैं। तो किरचॉफ के पाश नियम के अनुसार इन सभी विभव यानी V1, V2, V3 तथा V4 का योग 0 होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि V4 घटा V1 घटा V2 घटा V3 बराबर होगा 0 के। आइए अब आज के ही विषयों पर आधारित एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए परिपथ में A और B के बीच विभवांतर ज्ञात करें यदि दोनों बैटरी में 0 आंतरिक प्रतिरोध है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि परिपथ कुछ इस प्रकार से है। अब मान लीजिए कि परिपथ में विद्युत धारा I बैटरी के धनात्मक ध्रुव से बिंदु A की ओर बहता है। अब किरचॉफ के पाश नियम के अनुसार E1 घटा E2 बराबर होगा I ब्रैकेट R1 जमा R2 के, जिसमें राशियों का मान रखने तथा हल करने पर I आता है 2 एम्पीयर के बराबर। अब चूंकि परिपथ में विद्युत धारा सेल E1 से बाहर की ओर प्रवाहित होती है,
जिस कारण प्रतिरोध R1 के कारण विभव में उत्पन्न अंतर इस सेल के विद्युत वाहक बल का विरोध करेगा। इसलिए VA घटा VB बराबर होगा E1 घटा I R1 के, जिसे हल करने पर A तथा B के बीच विभवांतर आता है 9.6 वोल्ट। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने जाना विद्युत सेल का संयोजन, जो मुख्यतः दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम तथा दूसरा समांतर क्रम संयोजन। इसके बाद हमने जाना किरचॉफ के नियम को, जिसमें से पहले नियम को कहा जाता है किरचॉफ का संधि नियम और दूसरा नियम कहलाता है किरचॉफ का पाश या लूप नियम। हमारे अगले वीडियो में हम समझेंगे किरचॉफ के नियम के ही कुछ अनुप्रयोगों को, जिनमें आते हैं व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और पोटेंशियोमीटर या विभव मापी। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, आशा है आप सबको आज पाठ पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज क्लास 10 में हमने गणित में त्रिभुज भाग 5 पढ़ा और हिंदी विषय में जयशंकर प्रसाद भाग 1 और 2 की पढ़ाई की। वहीं क्लास 12 में गणित में सांतत्य तथा अवकलनीयता भाग 7 और 8 पढ़ा और भौतिक विज्ञान में विद्युत धारा भाग 5 पढ़ा और इन वीडियो पर आधारित रोचक प्रश्नों को भी बनाया। अब देखते हैं दोस्तों कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास 10 में विज्ञान विषय में अम्ल, क्षारक और लवण की शुरुआत करेंगे और सामाजिक विज्ञान में मुद्रा और साख भाग 2 पढ़ेंगे।